सोमवार को एग्री एक्सपो में पीडीए समझौते के उम्मीदवार डॉक्टर चुम्बेन मुरी के लिए एक रैली का आयोजन किया गया था। रैली में बड़ी संख्या में लोग थे, जिसका आयोजन राष्ट्रीय लोकतंत्र गठबंधन एनडीए के तहत किया गया था, जिसमें पीडीए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ नागालैंड के मुख्यमंत्री निफ्यू रियो और पीडीए नेताओं के साथ तरह प्रचारकर के रूप में थे। अभी हमारे साथ जुड़ेंगे न्यूज़ रूम से लिथोंग मोंगचांग। हेलो ली। जी सुनाई दे रहा है। हाँ जी, सबसे पहले पीडीए रैली के दौरान उमरी भीड़ के बारे में बात करते हैं। रैली में भारी भीड़ थी और भारी भीड़ से मेरा मतलब समयों को उनकी सपोर्टर्स से है। हालांकि हाल ही में हम कांग्रेस के प्रति समर्थन की एक मजबूत लहर देख रहे हैं, चाहे वो सड़कों पर हो या फिर सोशल मीडिया पर हो। तो आपके अनुसार आपको क्या कहना है इस पर? जी, आपने जैसा पूछा वो सही है। कल भाजपा के जो नेशनल अध्यक्ष थे जेपी नड्डा जी, जिस तरह वो आए थे, कल पहुंचे हैं नागालैंड और कल ही वापस चले गए। लेकिन जैसे ही वो पहुंचे थे दीमापुर, और दीमापुर एयरपोर्ट से वो डायरेक्ट पहुंचे थे और उन्होंने अपना रैली किया था यहाँ एग्री एक्सपो 4th माइल में। और वहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई थी, जहाँ पे हमें हज़ारों की संख्या में लोग दिखे। 3,000 4,000 लगभग 4-5 हज़ार लोग जमा हुए होंगे वहाँ भाजपा को समर्थन दिखाने के लिए। और जिस तरह से आप पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को समर्थन लोग दे रहे हैं, वो भी सही बात है। कुछ दिन पहले हमारे टीवी चैनल ने ही कुछ दिन पहले एक ग्राउंड रिपोर्ट किया था, जिसमें बहुत लोगों ने अपना ओपिनियन उन्होंने शो किया था। उसमें उन्होंने बताया कि इस बार अपना समर्थन, अपना वोट वो कांग्रेस को डालेंगे। उन्होंने उस पर बहुत जोर डाला था। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे, वहाँ पे भी कुछ जो स्थिति होती है, वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही नज़र मिला था, जहाँ पे लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस को इस बार जिताएंगे, ये वो बहुत लोगों ने बहुत बोला था। लेकिन अंत में जो पोलिंग डे में जो रिज़ल्ट आता है, वहीं से लोगों का समर्थन किस पार्टी के द्वारा जाता है, हम वहीं से जान सकते हैं। और पिछली बार उन्होंने तोकेहो, जो कि एनडीपी की तरफ से कंसेंसस कैंडिडेट थे, उनको दिया था। और इस बार अगर मैं बोल सकता हूं तो इस बार जो हमारे पीडीए कंसेंसस कैंडिडेट है फ्रॉम एनडीपी डॉक्टर चुम्बेन मुरी, तो अभी देखेंगे हम लोग किस तरह से लोग अपना किसको क्या समर्थन देंगे। जी अच्छा ली, अभी हम जेपी नड्डा जो कि स्टार कैंपेनर थे, उनके बयान पर आते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अधिकांश विपक्षी नेता सलाखों के पीछे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जमातन पर है। इस पर आपका क्या कहना है? इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? जी, क्योंकि ली मैं पहले पूछ लेती हूँ, क्योंकि जेपी नड्डा ने उनका ये बयान जो दिया था, उन पे बहुत सारा ओपिनियंस और स्पेकुलेशंस था, तो उन पे आपका क्या कहना है? जी, जेपी नड्डा जी ने कल जो बोला था वो सही ही बोला है, क्योंकि अधिकतर विपक्षी दल के जो नेताएं हैं, अभी बहुतों पर मुकदमे चल रहे हैं। जैसे अभी ईडी का मामला देश भर में जाना चाह रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जो घोटाले में फंसे हुए हैं और उनको अभी जेल में डाला हुआ है, ये सब लोग देख सकते हैं। और वहीं पर उन्होंने टिप्पणी भी की थी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब बेल पर घूम रहे हैं, वो सही है। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि जो भारत देश की जो न्यायपालिका है और जितने भी बॉडीज़ हैं, जैसे कि ईडी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो बिना किसी सबूत के हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, वो तो जुडिशल के ऊपर ही है। और मैं समझता हूँ कि हमें इसका पालन करना चाहिए। ये
रैली पर जालियो ने ये भी कहा था कि नागालैंड में कई मुद्दे हैं। क्या इन मुद्दों को मौजूदा सरकार के तहत सामना किया गया या हाल किया गया था? कुछ मुद्दों के बारे में क्या आप हमें बता सकते हैं, ली? जी, कल रैली में जालियो जी ने ये मुद्दा उठाया था कि नागालैंड में बहुत मुद्दे हैं, बहुत समस्याएं बहुत हैं जो कि सबको दिखाई देता है और हर इलेक्शन में यही मुद्दे उठते रहते हैं बार बार। जैसे कि हो गया सड़कों के कंडीशन के ऊपर, या तो कुछ जो नीति जो गवर्नमेंट बनाती है वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती, वो मुद्दे तो रहते हैं। लेकिन इस बार नागालैंड में जिस तरह से हमें दिखाई दे रहा है कि ईस्टर्न नागालैंड की तरफ से लोकसभा चुनाव या जो भी चुनाव हो उसमें भाग नहीं लेने का जो निर्णय लिया है उनके फ्रंटियर नागालैंड के डिमांड के ऊपर, इन तरह के मुद्दों को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर वो देख सकते हैं तो इन सब विषयों पर वो अगर कुछ चर्चा करें तो उस पर कुछ हो सकता है बोल के कल जालियो ने इस बात पर टिप्पणी की है। ली, इसके अलावा मोअतोशी लोंगकुमर की ओर से भी एक साहसिक बयान दिया गया था, जहां उन्होंने कहा था कि डॉक्टर चुम्बेन मुरी को केंद्रीय मंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए। अब मेरा प्रश्न ये है कि ये नागालैंड के लिए पहली बार होगा यदि किसी भी समय जिताने वाले उम्मीदवार को केंद्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो इसका हमारा राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी, आपने सही पूछा है। और जिस तरह से हम स्थिति को देखें नागालैंड में हो या पूरे देश भर में, जिस तरह से नागालैंड के जब भी एमपी जाते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछली बार निफ्यू रियो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो भी पूर्व एमपी रह चुके हैं, वो खुद भी गए थे लोकसभा में, परंतु उनको कुछ यूनियन कैबिनेट का मंत्री का कोई पद नहीं मिला। और हमें यह कहना चाहिए कि नागालैंड को अभी मेनलैंड इंडिया जो हम लोग ज़्यादातर कॉमनली बोलते हैं, नागालैंड को रिकॉग्निशन एक मिलना चाहिए। नागालैंड को जो हमारे तरफ से हम जो लोकसभा में हमारे एमपी को भेजते हैं उनको कुछ एक ऐसा पद देना चाहिए जिससे पूरे नागालैंड को डेवलपमेंट मिले, नागालैंड को एक चांस मिले ग्रो करने के लिए। तो चाहे वो डॉक्टर चुम्बेन मुरी हो, चाहे वो अभी सिटिंग एमपी हो, चाहे जो भी हो, जो भी लोगों का जो भी मतदान होगा, लोगों का जो भी निर्णय होगा, जो भी एमपी बने, मैं तो ये कहता हूँ कि नागालैंड को देना चाहिए चांस सेंटर में। जिस तरह से हमारे माननीय किरण रिजिजू यूनियन मिनिस्टर हैं, वो भी अरुणाचल से हैं, बहुत काबिल तारीफ़ है वो उन्होंने जो नीतियाँ बनाई है नॉर्थ ईस्ट की तरफ में, वो जिस तरह से जो प्रगति लाते हैं, जो स्कीम्स लाते हैं, लोगों को उजागर करते हैं कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रदान होता है, वो प्रदान होता है, इन सब विषयों पर जैसे वो लोगों को उजागर करते हैं, उसी तरह अगर हमारे नागालैंड के लोकसभा के एमपी भी अगर यूनियन कैबिनेट में घुस जाए तो मैं मानता हूं कि नागालैंड में बहुत तरह की डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। जी, ली, लोकसभा चुनावों में आमतौर पर मौद्रिक संसाधनों और धन का प्रभाव शामिल नहीं होता, जैसे कि राज्य चुनावों की मांग होती है। क्या इससे किसी भी पक्ष के लिए नकारात्मक प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है? जी, आपने सही सवाल पूछा है और यह तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं यहाँ पर, जैसे जो भी पार्टी हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, और सभी जानते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं फेंका जाता और ये है वो है, परंतु ये बात सच है कि जो लोकसभा चुनाव होते हैं वो होता है ताकि देश के जो लीडर होते हैं उनको ठीक ढंग से इलेक्ट करें और नीतियों को बनाएं। तो जो भी लीडर को इलेक्ट करते हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि वो जैसे धन
का कोई उपयोग नहीं होना चाहिए और ज़्यादातर होता भी नहीं है, परंतु अगर हो भी जाए लोगों को यह ध्यान में रखते हुए वोट डालना चाहिए कि वो उनका हर एक वोट कीमती है और जो वोट वो डालते हैं उससे देश का भविष्य बनेगा। शुक्रिया ली न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी हम चलते हैं दूसरे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कराने के बाद कहा कि बीजेपी 3 तरह के बुनियाद ढांचे, सामाजिक बुनियाद ढांचे, डिजिटल बुनियादी और भौतिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से सदी के भारत के नींव को मजबूत कराने जा रही है। पार्टी सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए नए शैक्षणिक स्थानों खोलेंगे और भौतिक बुनियादी ढांचे के तहत वो देश भर में राजा मार्गों, रेलवे और वायुयान और जल मार्गों के आधुनिक कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत की बुनियाद भाजपा 3 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत करने जा रही है। पहला है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम नए नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बनवा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर गांवों में बना रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे जो विशेषकर ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके लिए हम हाईवेज के पास उनको सफिशिएंट रेस्ट मिले, एक्सीडेंट कम हो, इसके लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने जा रहे हैं ताकि ड्राइवर सफर के दरमियान हाईवे पर जो समय उसको स्नान के लिए चाहिए, अन्य सुविधा के लिए चाहिए, रेस्ट करना हो तो उसको मिले। तो ऐसे बारीक बारीक अनेक क्षेत्रों को ढूंढ करके हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दे रहे हैं। दूसरा है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसलिए हम देश भर में हाईवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे उनको आधुनिक बना रहे हैं। तीसरा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इसलिए हम 5G विस्तार कर रहे हैं, 6G पर काम कर रहे हैं और इंडस्ट्री 4.0 के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ये उसकी बैकबोन होती है। हम इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रहे हैं। हम सरकार की ज्यादा से ज्यादा सेवाओं को ऑनलाइन बना रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, ONDC ऑनलाइन जो लोग खरीदी करते हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म ONDC और टेलीमेडिसिन का विस्तार कर रहे हैं। इन तीनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रा का मजबूती से विस्तार भाजपा की एक प्रकार से पुरानी सोच से अलग, गति भी तेज होगी, स्केल भी बहुत बड़ा होगा, यानी स्केल और स्पीड इतना बढ़ेगा कि उससे स्कोप भी बढ़ जाएगा। अब हम करोड़ों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हमने लागू की है। 1 करोड़ लोग इस पर रजिस्ट्री करा चुके हैं अब तक। भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा। घर में बिजली तो मुफ्त होगी ही होगी, अतिरिक्त बिजली
बेच करके कमाई भी होगी, साथ साथ आज जो उसको स्कूटर, कार के पेट्रोल डीजल का खर्चा होता है, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल करता है तो उससे उसकी चार्जिंग व्यवस्था भी उसको मुफ्त में अवेलेबल हो जाएगी, यानी उसका ट्रांसपोर्टेशन भी मुफ्ती की तरफ जाएगा। साथियों, बीते वर्षों में करोड़ों लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने का काम मुद्रा योजना ने किया है। लोकसभा चुनाव का पहला चरण शुरू होने में बामुश्किल 5 दिन बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र मोदी की गारंटी तेलंगाना के साथ जारी किया, जिसमें अधिक विकास, महिला कल्याण और एक रोड मैप पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विकसित भारत बीजेपी के मुताबिक साल 2024 को जानतीय गौरव वर्ष घोषित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 अप्रैल को अलावर से भाजपा उम्मीदवारों भूपेंद्र यादव के समर्थन में राजस्थान के अलावर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए बेटा बचाओ पीएम बनाओ नारा देकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों और देश के लिए उनकी भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। आइए देखते हैं। भाई और बहनों, ये चुनाव है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। जब मैं कहता हूं तब वैसे ही नहीं कहता हूं। 10 साल में मोदी जी ने असंभव दिखते हुए कई सारे काम किए हैं। 10 साल का मोदी जी के पास रिकॉर्ड है और 25 साल का मोदी जी के पास प्लानिंग है, इसलिए मोदी जी को चुनना है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को लटकाती रही, भटकाती रही, अटकाती रही, राम मंदिर नहीं बना। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 19 से 24 में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी समाप्त कर दिया। और इस 17 तारीख को 525 साल के बाद पहली बार रामलल्ला अपना बर्थडे, रामनवमी, ये भव्य मंदिर में मनाएंगे। मित्रों, हम सब के लिए गौरव का विषय है। एक कांग्रेस पार्टी इतने सालों से वोट बैंक की लालच में धारा 370 को संभाल कर बैठी थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक ही झटके में धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर में तिरंगा फहराने का काम किया। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी ने 10 साल शासन किया। सोनिया मनमोहन की सरकार चली। आए दिन ये पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे। मोदी जी ने उनके समय में उरी और पुलवामा में हमला हुआ। मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम मोदी जी ने किया। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान लिया है। इसके कारण बेटियों के जन्म दर में भी वृद्धि हुई है और बेटियों की पढ़ाई लिखाई भी बढ़ी है। परंतु कांग्रेस एक ही नारा लेकर चली है। एक और मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कांग्रेस कहती है बेटा बचाओ पीएम बनाओ। सोनिया जी का पूरा ध्यान
राहुल बाबा को पीएम बना के में है, आपके बेटा बेटियों में नहीं है। ये राहुल बाबा एक ऐसा यान है जो 20 बार लॉन्च हुआ मगर हर बार लॉन्चिंग फेल गई है। करते 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 ऐसी स्थिति आ गई कि राहुल बाबा को लॉन्च करते करते कांग्रेस पार्टी पूरी आज लॉन्च नहीं हो पा रही है। ये कांग्रेस पार्टी गलतफहमी फैला रही है, विशेषकर दलित और आदिवासी भाइयों में, कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त करने वाली है। मेरी बात ध्यान से सुनो। आरक्षण चाहे दलितों का हो, आदिवासियों का हो या पिछड़ा वर्ग का, भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है। हम ना आरक्षण समाप्त करेंगे ना किसी को समाप्त करने देंगे। एक कांग्रेस पार्टी झूठी बातें फैलाकर लोगों को गुमराह करने की बात करती है। मोदी जी स्वयं आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक हैं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।